ठीक है ना। वॉल्केनो होता क्या है, वॉल्केनो होता क्या है? देखो वॉल्केनो क्या होता है दोस्तों, एक ज्वालामुखी होता है, पता है ना। ये एक्टिव भी होता है और साथ में कैसा होता है, डोरमेंट भी होता है। डोरमेंट यानी कि बंद पड़ा हुआ। अपनी अर्थ का जो क्रस्ट का पार्ट होता है ना, वो जब खुला हुआ रहता है, ऊपर से उसमें से गैसेस निकलती है, पिघला हुआ चट्टाने निकलती है जिसको अपन लावा कहते हैं, ठीक है, और ये बाहर की तरफ निकलती है। समझ गए इस प्रोसेस को हम, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो है, जो कि हम ज्वालामुखी जो है हम इसको नाम है जो कि देते हैं, ठीक है। लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है, पेपर में कई बार आता है, जैसे कि ये है आपका जमीन है, और इस तरीके से जो है वो आपका ये है। अंदर की तरफ जब ये होगा ना, पिघला हुआ जो रॉक होगा, मॉल्टन रॉक, इसको अपन बोलते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आ जाता है, जब ये बाहर निकल जाता है, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मैग्मा, लावा नाम है जो कि हम इसको देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका वॉल्केनो होता है, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा पता रखना, पेपर के अंदर आपको नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से मैग्मा ही होता है, लेकिन बाहर की तरफ अगर गिर गया तो वो लावा हो जाएगा। समझ गए। वॉल्केनो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जिस तरीके से वो निकलता है ना, उसी तरीके से उसका नेचर के हिसाब से उसका नाम होता है, ठीक है। एक होता है फिजियर वॉल्केनो, मैं लिख देता हूं आपके लिए। अगर मैं टाइप की बात करता हूं, आपको डायग्राम में बना दूंगा मैं, टाइप ऑफ वॉल्केनो के अंदर अगर मान लो जमीन के अंदर से छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल ही अगर छोटा सा वो निकला हुआ है, इस तरीके से छोटा सा निकला हुआ है गली में से एक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियर, FISSRE। लावा बनता कैसे है, देखो जब जमीन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो जमीन होती है ना नीचे वाली, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। साथ में गैसेस होती है अंदर, तो ये फिर एकदम से बाहर की तरफ निकलती है क्रस्ट के वाले में, ओके। उसी तरीके से एक शील्ड वॉल्केनो भी होता है। शील्ड वॉल्केनो में बाहर निकलती नहीं है, इस तरीके से होता है शील्ड वॉल्केनो, इस तरीके से, समझ गए। इसको बोलते हैं शील्ड। शील्ड का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रोकना। वॉल्केनो के अंदर कौन जाएगा यार, कैसे कैसे बात कर रहे हो यार। कई सारे अगर पार्ट निकले हुए होते हैं ना, बीच में दरारें होती है, तो उसको कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट। एक कैल्डेरा नाम का भी होता है, कैल्डेरा, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। कैल्डेरा क्या होता है कि एक नाम होता है कैल्डेरा, अगर ऐसे मल्टीपल निकल गए ना, इधर से भी निकल रहा है लावा, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। और एक कैल्डेरा होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें क्या है, एक बार तो यहां से और बाकी ऊपर से निकलता है। मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो यही वाले होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताया। कौन सी रॉक के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, कौन सी रॉक में आपको देखने को मिलते हैं, जो रॉक होती है ना आपकी, इग्नियस रॉक, ओके, हाँ, इग्नियस रॉक के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। राकेश कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया तो अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने टाइप ऑफ रॉक बताया सिर्फ। ये 4 तरीके के मैंने रॉक बताए, एक तो ये, एक दो, एक 3 और एक ये 4। इतनी सी बात बताई मैंने और कुछ नहीं बताया, साथ में ये बताया, हाँ, अनग्य चट्टाने बोलते हैं इसको, ठीक है। लेट बताया करो गाइज, लेट बताया करो, आपको मैसेज भी आता है उसके बाद में भी आप ऐसा करते हो। मैसेज आता है ना, ऐड दिखाए क्या, टीवी के अंदर ऐड दिखाए, टीवी में ऐड आने लग गए, हाँ, तो मैसेज आता है ना क्लास में, उसमें लड़की के पास में, चौहान साहब की, चौहान साहब का भी आता है, हाँ, तो ठीक है, लेट्स क्रैक इट है ना। तो चौहान साहब के भी क्लास का मैसेज आता है, तो सब क्लास का मैसेज आता है, चौहान साहब का आ रहा है तो, ठीक है, ओके। तो टाइम पे आया करो क्लास के अंदर यार, जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलो, अब क्या होता है दोस्तों कि वॉल्केनो पूरी दुनिया के अंदर है, बहुत सारे वॉल्केनो है, ज्वालामुखी पूरी दुनिया के अंदर है। सबसे ज्यादा आपको ज्वालामुखी जो देखने को मिलेंगे वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको अगर कहीं दुनिया में देखने को मिलते हैं तो पैसिफिक ओशन का जो एरिया है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, आग लगी पड़ी रहती है यहाँ पे प्रशांत महासागर को, समझ गए। तो पैसिफिक वाली जो बेल्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, वहां तो खूब वॉल्केनो लाइन से है, पूरे के पूरे, समझ गए, लाइन से है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट, अब इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछे, तो इंडिया के अंदर दोस्तों एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है ना, वो कौन सा है,
अंडमान निकोबार के अंदर है, बैरन आइलैंड। हाँ ठीक है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये कौन से वाले में है? नॉर्थ अंडमान के अंदर है। नॉर्थ अंडमान 3 में बटा हुआ है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। ओके, उस तरीके से, तो ये नॉर्थ अंडमान में है। समझ गए। अब देख लेते हैं दोस्तों दुनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है और उनके देश क्या है। आपके पेपर में बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, कौन सा वॉल्केनो कहां पर है, इतनी सी बात पूछते हैं, देश का नाम पूछते हैं। इसके अलावा आपके पेपर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि कई बार पहले के टाइम पे तो एटना आया करता था, एटना पेपर में बहुत पूछते थे, अभी लेकिन एटना बंद हो गया है क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है। अभी देखो कॉटोपैक्सी पूछते हैं, कॉटोपैक्सी आपसे पूछेंगे, बताओ। थोड़ा डार्क हो गया ना पीपीटी, पीपीटी थोड़ा डार्क हो गया आज, है ना। हाँ थोड़ा सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो, थोड़ा डार्क हो गया ये पीपीटी, है ना, नजर आने में थोड़ा दिक्कत है। कॉटोपैक्सी क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि एंडेस माउंटेन में मिलता है, ठीक है। एंडेस माउंटेन यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर। सेकंड हाईएस्ट समिट भी इक्वाडोर का है। देखो ये कोलंबिया है, ये पेरू है, ये कौन सा देश है? इक्वाडोर। कैपिटल है इसकी क्वाटो, इसके पास में ये कॉटोपैक्सी, कॉटोपैक्सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेसुविनियस, वेसुविनियस, माउंट वेसुविनियस, ये कहां पर है? इटली के अंदर। इटली में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वेसुविनियस अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इटली का एरिया है पूरा, ठीक है। और वेसुविनियस इसी वाले एरिया में है, ये रहा नेपल्स वाला जो एरिया है ना इटली का, ओके, वहीं पर ही है, नेपल्स वाला एरिया के पास में। यहीं पर ही स्ट्रॉमली भी है, यहीं पर ही एटना भी है, अभी बताऊंगा मैं आपको लोकेशन। एक है काकाटाऊ, काकाटाऊ स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है, जावा और समुद्र के बीच में, यानी कि इंडोनेशिया के अंदर है ये काकाटाऊ, ठीक है। ये देखो जावा के अंदर है काकाटाऊ, जकार्ता के जस्ट पास में। माउंट पीली कहां पर है? वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है, अटलांटिक ओशन के वहां पे। देख सकते हो आप यहाँ पे जो एरिया है ना, ये कैरेबियन एरिया जो है, ये देखो माउंट पीली, वैसे ही है दोस्तों, ठीक है। इंडोनेशिया का माउंट सापुटोन वॉल्केनो, एक और सापुटन, माउंट सापुटन वॉल्केनो, ये भी इंडोनेशिया के वहीं पर ही है। ये देखो इंडोनेशिया है, ये रहा सापुटन। सुनामी जहां आया था ना, वो यहीं पे आया था सुनामी, इस वाले एरिया में, ठीक है। ये देख सकते हो ये वाले एरिया में है, ओके। इससे पहले कौन सा था इंडोनेशिया के अंदर? माउंटेन पे भी होते हैं, सी में भी होते हैं वॉल्केनो। हाँ काकाटाऊ, है ना, काकाटाऊ हो गया, सारपुटन हो गया, ये आ गया माउंट एटना, यूरोप का सबसे बड़ा हाईएस्ट और मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, है ना। स्ट्रेटो वॉल्केनो है, सिलिसी वाला जो एरिया, सिसिली वाला जो एरिया ना, सिसिली वहां पर है, और 1992 में इसका इरप्शन हुआ था। ये देख सकते हो इटली के अंदर, देखो वेसुप्रियस येरा, कैंपी नाम से एक येरा, स्ट्रॉमली येरा, एटना येरा, वॉल्केनो येरा, ठीक है, इटली येरा। तो ये चारों नाम याद करने, कैंपी हो गया, वेसुपियस हो गया, एटना और स्ट्रॉमली। इसको स्ट्रॉमली को तो लाइट हाउस भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मतलब ये आपको नजर आता ही रहता है। आगे बढ़े। माउंट टेम्पोरा, ये कहां पर है दोस्तों? ये भी इंडोनेशिया के अंदर है, टेम्पोरा, ये देखो टेम्पोरा, माउंट टेम्पोरा, यानी कि एक तो काकाटोआ याद करना है, दूसरा कौन सा था? सरपुटियन, और तीसरा कौन सा हो गया? टेम्बोरा, ठीक है। अरे भाई रिवाइज करोगे, 2-3 बार लिखोगे, आज याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मौना लाओ, ये कहां पर है? हवाई आइलैंड के ऊपर है, मौना लाओ। दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो और सबसे बड़ा वॉल्केनो उसको कहा जाता है, मौना लाओ, ओके। हवाई के अंदर है, देखो आइलैंड ऑफ हवाई, मौना लाओ, ये रहा। सृष्टि बोल रही है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें अंदर क्या है समझने का? ऐसा इसके अंदर क्या है समझने का? हिंदी में पीडीएफ नहीं है, साइड में देखो हिंदी में भी है। इसके अंदर आपको सिर्फ देश याद करने हैं और कौन सा कहां पर है ये याद करना है, बात ही खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया वॉल्केनो होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, और साथ में जो है मैंने आपको उसके कौन सा वॉल्केनो कहां पर है ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल सी बात है, आपको एरिया और कंट्री आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेजर्ट, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, आप लोग बताइएगा कौन सा कहां पर है। शुरुआत से बता देता हूं मैं, ठीक है। शुरुआत से कोटोपैक्सी बताओ कहां पर है? इक्वाडोर में, बिल्कुल ठीक है। वेसुवियस, वेसुवियस, वेसुवियस,
वेसुवियस बोला है लोगों ने इटली के अंदर, बिल्कुल सही है। अगला है आपका काका काटू, काका काटू, हाँ इंडोनेशिया में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और पिली, माउंट पिली, माउंट पिली बताया लोगों ने वेस्ट इंडीज के अंदर, बिल्कुल सही है। सारपुटन, सारपुटन कहां पर है? सारपुटन, सारपुटन इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक है। माउंट एटना, स्ट्रॉमली, ये कहां पर है? स्ट्रॉमली और एटना, ये दोनों यूरोप में नहीं, इटली बताओगे आप आंसर, इटली बताना है। देखो कैंपी, वेसुपियस, एटना और स्ट्रॉमली, 4 वोल्केनो आपको इटली के ध्यान रखने हैं। फिर आता है तंबोरा, तंबोरा कहां पर है? ठीक है, ये एक बच्चे ने भेजा है कुछ 2 दिन का सीएम फडणवीस ने तोड़ा अनिल कपूर का रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिल कपूर के नाम था, 1 दिन के सीएम बने थे। ठीक है, चलो इसके अलावा तंबोरा हो गया इंडोनेशिया में, बिल्कुल ठीक है। और माउंट लियो, लोआ, माउंट लोआ बताओ भाई, लोआ कहां पर है? माउंट लोआ हवाई के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अब दुनिया के बड़े डेजर्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन सा डेजर्ट कहां पर है? गोबी डेजर्ट बताओ भाई कहां पर है? गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, बिल्कुल ठीक है, चाइना में नहीं है, मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, मंगोलिया आंसर होगा। ओके, ये देखो, ये रहा मंगोलिया, और उसके मेजर एरिया के अंदर आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा एरिया चाइना का भी है उन्हें में तो, लेकिन मंगोलिया आपको ध्यान रखना है। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के अंदर है कालाहारी डेजर्ट। बोत्सवाना वाला जो एरिया है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, वहां पे कालाहारी। ठीक है, फिर आता है सोनारन डेजर्ट। सोनारन की बात करें तो ये देखो यूएसए और मैक्सिको, यूएसए, मैक्सिको, मैक्सिको का हॉटेस्ट डेजर्ट भी इसको कहते हैं। क्या नाम है? सोनारन। थार डेजर्ट आपको मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड का 17वां सबसे बड़ा है, और इंडिया का 9वां, इंडिया का सबसे बड़ा, सॉरी इंडिया का सबसे बड़ा थार डेजर्ट हो गया ये, इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया में। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट एंडीज माउंटेन में है, यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर। ओके, अटाकामा डेजर्ट बहुत ज्यादा वो है, ये अटाकामा, मतलब ड्राई है, ये बहुत ड्राई है। ओके, नेक्स्ट है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया ये वाला एरिया है साउथ अमेरिका का। ठीक है, पेंटागोनिया। सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, वंश गुप्ता बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, तो वंश अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर जाके पेपर दे के आओ, बाकी जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े। हाँ पेटागोनिया ही तो बोल रहा हूँ, पेंटागोनिया नहीं है, पेटागोनिया। डेजर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बच्चा बोल रहा है भाई, इतना खतरनाक सवाल पूछा है, कंफ्यूज हो गया मैं तो। स्लाइड में कुछ दिख नहीं रहा क्या? रेगिस्तान का नाम सुना है क्या? रेगिस्तान का, तो बस रेगिस्तान ही बोलते हैं। ठीक है, सहारा डेजर्ट आपको मालूम है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है और थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है आफ्टर अंटार्कटिका और आर्टिक। आर्टिक और अंटार्कटिका को अगर आप डेजर्ट मानोगे ना, तो सहारा सबसे थर्ड नंबर पर है, और नहीं करोगे तो दुनिया में नंबर 1 पे है। एरिया चाइना और यूएसए के बराबर का है इसका। ठीक है, ये देखो सहारा पूरी ऊपर की तरफ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट है, और ये सारे के सारे देश जो है ना, वो इसी के अंडर में आ रहे हैं बेचारे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है। ओके, ये कौन सी सी है बताओ भाई, लेक के बारे में बता दो भाई थोड़ा बहुत, कौन सी लेक कहां पर है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ कैस्पियन सी, बिल्कुल ठीक है, कैस्पियन सी। और उसके ऊपर कौन सी है? अरल सी, बिल्कुल ठीक बोला यहाँ पे एक बच्चे ने, अरल सी। ओके, चलो ठीक है, और बताओ। बैकाल रशिया के अंदर है,
ओजस जो है वो साउथ अमेरिका में, सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में, लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर, ठीक है। मैप का रीडिंग कैसे करें, ठीक है जॉन, बना दूंगा एक वीडियो। आपको क्या होता है मैप का ऐसे एरिया वाइज याद करना पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका जो है ना उसका, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ओके, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में याद करना पड़ता है। चलो ठीक है, कभी करेंगे। आगे बात करते हैं नेशनल सिंबल्स की। हमारे देश के नेशनल सिंबल, नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, जल्दी से बताओ। कितने बच्चों को हॉकी जो है वो लगता है वो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनको कबड्डी लगता है वो बी के ऊपर क्लिक करेंगे। वो नहीं, हॉकी वाले ए पे करेंगे, कबड्डी वाले बी पे करेंगे, और नन ऑफ दीज वाले सी के ऊपर करेंगे। ये लो पोल ले लो मेरी तरफ से, आंसर करो भाई, ठीक है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों को सिंपल सा जवाब आता है। अच्छा हुआ तो आपने पढ़ लिया यहाँ पे, वरना बड़े होके बच्चा आपसे पूछता और फिर आपको बोलता आप हॉकी आंसर करते तो आपको बच्चा बोलता सर पापा कुछ भी नहीं आता आपको। क्या किया है आपने इतने साल तैयारी करके, इतने साल, ठीक है। दोस्तों हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, कोई भी हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ना ही कोई नेशनल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल कुछ नहीं होता है, हॉकी कुछ भी नहीं है, ना ऑफिशियल गेम है हमारे इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या ना कोई हमारा नेशनल गेम है। हॉकी का हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, इसकी वजह से जो है ना हमने हॉकी मानने लग गए। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो हिंदी है, समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो। नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश में यार, 50 लैंग्वेज चलती है यार, हमारे शेड्यूल के अंदर ही 22 लैंग्वेज है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, और साथ में इंग्लिश हमने कुछ सालों के लिए अडॉप्ट कर रखी है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होती है, समझ गए, ठीक है। तो जो भी अखबारों में या लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं ना, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेशनल फ्लैग की। जो जो ऑफिशियल है ना वही मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ने बता रखा है ना हमारा नेशनल फ्लैग या कुछ भी, वो ऑफिशियली हम डिस्कस करेंगे, वरना फर्जी बातें तो बहुत है, समझ गए। चलो नेशनल फ्लैग की बात करें तो 1906 में भारत का पहला ध्वज जो है वो कोलकाता में लहराया गया, ठीक है। लहराया गया मतलब पहली बार उसको अडॉप्ट किया गया। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं मैं गाइस, होल्ड ऑन। पहली बार जो है फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होस्ट किया गया, बाइकॉट डे मनाया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे जिन्होंने होस्ट किया यूनिटी ऑफ इंडिया के तहत। मैडम बिकाजी गामा ने स्टटगार्ड के अंदर जो है जर्मनी के अंदर, ठीक है, उसको फहराया, समझ गए। पहली बार फॉरेन लैंड में मैडम बिकाजी गामा ने इनको फहराया था विदेशी भूमि के ऊपर 1907 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भारत की एकता को चिन्हित करने के लिए ध्वज की मेजबानी करी 1916 में। पहले तो क्या होता था बीच में, वो होता था चक्रा क्या वो वो होता है ना चरखा होता है, वो बना हुआ था। बाद में 1916 में पिंगाली वेंकटेजा ने क्या किया, डिजाइन किया एक झंडा। महात्मा गांधी जी से मुलाकात करी और भारत के आर्थिक उत्थान के प्रतीक में चरखे को शामिल करने का इसमें सुझाव है जो कि गांधी जी ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज पर आधारित है, आईएनसी जो है ना उसके ऊपर ही क्या है आधारित है। आंध्र प्रदेश के थे पिंगाली वेंकैया, उनके द्वारा 1931 में कराची सत्र में इसको अपनाया गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उन्होंने भारतीय झंडे को अपनाने का फैसला लिया। और 1931 में जैसा झंडा था वैसे ही हमने उसको क्या किया, अपना लिया। चरखी की जगह हमने पहिया बदल दिया, ओके, और केवल खादी से ही बना होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को जो है हमने इसको अपना लिया, ठीक है। ट्राई कलर होता है, केसरी कलर का होता है, सैफरन होता है, केसरी टॉप के ऊपर, सफेद होता है बीच में और डार्क ग्रीन होता है बॉटम में। प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, 2:3 का, ठीक है। और जो व्हील होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, जो कि 24 उसके अंदर क्या होते हैं, फोक होता है, ठीक है। 24 फोक होते हैं जो कि दिखाता है 24 घंटे। राष्ट्रीय प्रतीक एम्बलम की बात करें तो हमारा एम्बलम क्या है, अशोक चक्र है हमारा, जो कि सारनाथ कैपिटल से लिया हुआ है। हमारे एम्बलम का स्टोरी कुछ ऐसा है, अगर आप सारनाथ टेंपल देखोगे ना, हमारा अशोक स्तंभ देखा क्या आपने, हम क्या गए, सारनाथ गए, सामने खड़े हुए, ठीक है। इसके चारों तरफ 4 शेर बने हुए थे, एक पीछे की तरफ 2 3 और एक आगे की तरफ 4। यहाँ पे 4 तरफ जो है वो 4 एनिमल बने हुए थे, BHE और L। और नीचे की तरफ जो है ना, ठीक है, नीचे की तरफ जो है इसमें बना हुआ था, सारनाथ टेंपल की बात करेंगे, ठीक है। लायन हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बनी हुई थी वो मैं भूल गया, हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, सामने से जाके फोटो खींची, तो हमें क्या मिला, 4 में से 3 तो लायन मिले, सामने से 3 लाइन दिखेंगे ना, तो हमने एम्बलम के अंदर 3 तो लाइन दिखा दिए। हमें क्या मिले, 2 जानवर मिले, 4 2 ही तो नजर आएंगे ना।
तो हमने दो जानवर ले लिए, कौन से, बुल और हॉर्स हमारे एम्बलम पे, और नीचे की तरफ यहाँ पे लोटस बना हुआ था, तो लोटस को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सत्यमेव जयते। तो हमारे क्या हो गए, तीन तो बन गए लायन, दो आ गए एनिमल, और हमने तीसरे में सत्यमेव जयते जो है वो लिखवा दिया, जो कि हमने मुंडका उपनिषद से लिया हुआ है। इस तरीके से हमारे एम्बलम जो है ना उसका क्या हो गया, रूपरेखा तैयार हो गई। 26 जनवरी 1950, ये पेपर में पूछते हैं कौन कौन से दो एनिमल है, तो भेल से याद करो चारों तरफ, BHEL, भेल है ना कंपनी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो भेल का मतलब बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और लायन है। तो ये दोनों जो है हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। एक तरफ आपको अशोक स्तंभ के अंदर एक तरफ तो आपको बुल मिलेगा और एक तरफ आपको हॉर्स मिलेगा, कभी ध्यान से देखना, पैसे है नोट पर है, नोट के अंदर भी आपको नजर आएगा मेरे ख्याल से अशोक स्तंभ होता है, दिखाता हूँ एक बार आपको। सत्य में जयते का मीनिंग होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसके ऊपर एम्बलम जो है आपको बहुत छोटा सा नजर आएगा, दो जानवर नजर आते हैं आपको, देख सकते हो आप, दिख रहा है क्या, नजर नहीं आएगा, कोई फोटो खींच के भेजना। बच्चा बोल रहा दे दो मुझे, ले लो, सेंड हो गया वो आपके, ठीक है, आपके पास आ गया, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, एम्बलम बना। स्टोरी पता लग गई, इंटरेस्टिंग है ना, फोटो खींच के जाके कॉपी वॉपी मार के बढ़िया चकाचक एकदम, ठीक है। चलो, तो सत्य में जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है, ट्रूथ अलोन ट्रम्प, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, और आनंद मठ नाम का उपन्यास था, उससे इन्होंने इसको लिया था, ठीक है। ये कविता थी जो कि बंगाली और संस्कृत में लिखी गई थी। पेपर में पूछते हैं आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई, बंकिम चंद्र, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, बंगाली और संस्कृत, राष्ट्रीय गीत कौन सी लैंग्वेज में था, ये हो गया संस्कृत, ये सब सवाल आते हैं। 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अपनाया। कैलेंडर की बात करें तो 22 मार्च 1957 को चैत्र के पहले महीने के रूप में और 365 के एक सामान्य वर्ष के रूप में शंख काल, जो शका काल वो था ना कैलेंडर अपना, शका कैलेंडर, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, कनिष्क के द्वारा। एक बच्चा बोल रहा है और एक हॉर्स है, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है वो कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। बफरिंग हो रहा है क्या, इज एवरीथिंग ऑल राइट, मैंने रिफ्रेश किया था यार। हाँ, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कनिष्क वाले कैलेंडर को फॉलो करके बनाती है अपने डे वे, और हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ, ठीक है, टाइगर जो है जिसको पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, ये हमारा नेशनल एनिमल है। 74 से पहले लायन हुआ करता था। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो कि आनंद, शौर्य और अनुग्रह का प्रतीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो भाई मोर को मारना मत, नेशनल बर्ड है, जेल हो जाएगी। फ्लावर की बात करें तो कमल है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय ट्री मैंने आपको बता दिया। भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा एक राष्ट्रीय नदी है, ओके। 2008 के अंदर ही मनमोहन सिंह जी ने गंगा को नेशनल रिवर बोला था। और एक्वाटिक एनिमल अगर आपसे पूछे पानी में रहने वाला तो कौन सी होगी, गंगैटिक डॉल्फिन, गंगा वाली डॉल्फिन, हर कोई डॉल्फिन नहीं। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बफरिंग होगा, रुक जाना, चेक कर लेना, ठीक है। ये देखो नेशनल गेम जो है इसको काटो, नेशनल गेम हमारा नहीं है, इसको कट कर दो। एक्वाटिक एनिमल गंगैटिक डॉल्फिन है, ओके। तो ये था आज के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो कि हमने कवर किए। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। जल्दी से मुझे यस करके बता दो अगर आपको आज दे धमाधम करवा दो। नहीं दे धमाधम नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे। 4 टॉपिक जो आपके लास्ट के बचे हुए हैं, 36 टॉपिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं 40 में से, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। आज एक तो आपकी पार्लियामेंट के नेम, दुनिया की जो कंट्रीज है ना उसके पार्लियामेंट के जो नेम होते हैं और उनके बैंक के जो नेम है इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। एक है रिपोर्ट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करती है। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशंस के जो गोल होते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक वो वाला, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला, ठीक है। एक जो आपका बचता है उसके बाद में, वो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट जो टॉपिक था आपका वो था सेंसस 2011, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक हो गया। और लास्ट है आपका टॉपिक, ये है सेंसस 2011, इंपॉर्टेंट चीज सेंसस 2011 के देखेंगे। यूएन के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसी के अंदर पहले यूएन के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद में एसडीजी जो है ना वो मैं आपको कराऊंगा, समझ गए। बुक एंड ऑथर जो है वो करंट अफेयर में आता है टॉपिक में, वो मैं उसमें करवा दूंगा। देखो बुक एंड ऑथर हो गया आपके, बाकी सब जो टॉपिक्स है ना आपके वो मैं उसमें करवा दूंगा करंट अफेयर में। फुल फॉर्म हो गई इंपॉर्टेंट चीजों की, ये सब मैं उसमें करवा दूंगा, ठीक है। योजना वोजना ये सब उसके अंदर है यार। बाउंड्री लाइंस करवा दिए मैंने, बाउंड्री लाइंस के नाम वो करवा दिया मैंने, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के नेम से। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, शौरा, क्या नाम है, शौरा कहते हैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, देखो कुछ पार्लियामेंट के जो नेम है ना, ठीक है, पार्लियामेंट के नेम में कुछ एक जैसे आपको नजर आते हैं, जैसे कि शौरा है, माजिद है, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि उर्दू के वर्ड है और कई सारे पार्लियामेंट के होते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान का आपने शौरा देखा,
वैसे ही माजलिस, माजलिस जो नाम है ना, शोरा तो चलो ठीक है, अफगानिस्तान आपको याद हो जाएगा, माजलिस बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। जैसे कि माजलिस अगर मैं बात करूँ तो अजरबैजान जो है उसकी भी माजलिस काम में लेते हैं उसका नाम। इसके अलावा भी और भी कई सारे हैं। ईरान जो है उसका भी माजलिस है, अजरबैजान का माजलिस है, समझ गए। वैसे ही मलेशिया, मालदीव्स, इन सबका जो है वो माजलिस नाम होता है। तो माजलिस अल शूरा नाम से सऊदी अरेबिया का भी है, ठीक है। तो मैं कुछ आपको इससे चीज जो है रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखो शोरा तो हो गया अफगानिस्तान का, ये बिल्डिंग है। ऑस्ट्रेलिया की हो गई, पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, कुछ ऐसा अलग से नाम नहीं है। बांग्लादेश की है जतिया, पेपर में पूछते हैं जतिया। वैसे ही भूटान की दोस्तों है टेसोंग गाडू, टेसोंग गाडू, हाँ टेसोंग से याद कर लो, निकल जाएगा काम। कनाडा की कोई स्पेशल नाम नहीं है, पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है। चाइना की जो है पार्लियामेंट का नाम वो क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस। उसी तरीके से डेनमार्क की बात करें तो फॉकेटिंग नाम से इसकी पार्लियामेंट का नाम है, फॉकेटिंग। इजिप्ट की है पीपल्स असेंबली, ठीक है। भूटान की तगड़ी है ना, भूटान वाली काफी बड़ी है, ठीक है ना। भूटान वाली हो गई, इजिप्ट की हो गई पीपल्स असेंबली। उस तरीके से फ्रांस की भी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं। जर्मनी का जो है इसका नाम है यहाँ पे बंसेंस्टैंग, बेंस्टैंग, बेंस्टैंग है जो कि इसकी पार्लियामेंट का नाम है। ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का भी कोई खास ऐसा नाम नहीं है पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट के नाम से ही जानते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नाम वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। हंगरी की बात करें तो यहाँ पे ओर्जा, ठीक है, ओर्जा से आप इसको याद कर सकते हैं, ओर्जा, ठीक है। ये तो काफी जबरदस्त है, बिल्कुल गॉथिक सी बिल्डिंग है। यूरोपियन आर्किटेक्चर ऐसा ही होता है, ये ऊपर इस तरीके से पिन पॉइंटेड निकले हुए होते हैं, बिल्कुल गॉथिक सा फील आता है इनके अंदर एकदम। देखो पार्लियामेंट है ना, ये हंगरी की है। वैसे आइसलैंड की है एल्टिंग, आइसलैंड एल्टिंग। इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है संसद। ईरान की है देखो माजलिस। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया माजलिस हो गया एक तो मलेशिया का भी, एक अजरबैजान, ठीक है। और बताओ भाई, अजरबैजान का और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मालदीव का नाम भी यही है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का नाम भी यही है। इसको मालदीव भी कर लो, ईरान भी कर लो, ईरान तो लिखा हुआ ही है। और एक उजलिस करके है, उजलिस माजलिस, ये उज्बेकिस्तान की है, ठीक है। आयरलैंड की पहले मैंने जो बताई थी यहाँ पे आइसलैंड की बताई थी एल्टिंग, और आयरलैंड की पूछे तो ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरिचटस नाम से, ऑरिकिड्स कहते हैं वैसे इसको, ऑरिकिड्स इसका जो वैसे रियल नेम है ऑरिकिड्स कहते हैं इसको वैसे, ठीक है। इजराइल की बात करें तो कैनेसिक, कैंसिक इजराइल की। इटली की जो है वो इटालियानो, पार्लियामेंटो इटालियानो, तो ये उनका इटालियन के अंदर नाम है, कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट। जापान की डाइट दोस्तों ये पेपर में बहुत बार आता है। कुवैत की माजिलिस, देखो कुवैत का नाम भी माजिलिस सही है, तो कुवैत भी इसके अंदर ऐड कर लो भाई, ओके। कुवैत का कुवैत अल उमा, कुवैत अल उमा इसका नाम है। लातविया का सैमा है, मलेशिया का भी माजिलिस है, मालदीव का भी माजिलिस है, मंगोलिया का खुरल है, खुरल मंगोलिया, कितने से लोग हैं देखो, छोटी सी है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, पंचायती पूरी यहीं पर ही होती है राष्ट्रीय पंचायत के अंदर, ठीक है। इस तरीके से याद करो। नीदरलैंड की जो है वो स्टेट जनरल कहते हैं इसको, स्टेट जनरल, ठीक है। नॉर्वे की स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग है नॉर्वे की। ओमान की भी माजिलिस है, यहाँ पे लिख लो भाई। सारे जो अरब कंट्रीज है ना, माजिलिस का मतलब ही क्या, पार्लियामेंट होता है, ऐसी जगह जहाँ पे लोग गैदरिंग होती है। तो इसलिए जो अरब कंट्रीज जो है आपको मिलेंगे वहाँ पे इनका माजिलिस से नाम मिलेगा, मलेशिया, अजरबैजान, मालदीव, ईरान, कुवैत, ओमान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ओमान के बाद में पाकिस्तान, ये देखो माजलिस है शूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, चमचमाती भी बना रखी है एकदम। पोलैंड की स्कम, पोलैंड की स्कम। रशिया की डूमा, बहुत बार पेपर में आता है डूमा के बारे में। उसी तरीके से स्पेन की है कॉर्टेस, स्पेन की क्या है, कॉर्टेस। स्वीडन की है रिक्सडैंग, साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, और ताइवान की युआन, युआन करेंसी भी है चाइना की, उसी नाम से जो है इनकी पार्लियामेंट भी है, ठीक है। तो ये तो सारी पार्लियामेंट के नाम हो गए, एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको सारी पार्लियामेंट के नाम। ताइवान की तो युआन, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, ठीक है। स्वीडन की रिक्सडैग, ध्यान रखिएगा। ईयू की तो यूरोपियन पार्लियामेंट नाम है उसका, तो ऑलरेडी उसका नाम तो ईयू ही है, यूरोपियन पार्लियामेंट। स्पेन की कॉर्टेस, रशिया की डूमा, पोलैंड की स्कम, पाकिस्तान की माजलिस शूरा, ओमान माजलिस, ठीक है। नॉर्वे की बात करें तो स्टॉर्टिंग, नॉर्वे क्या है, स्टॉर्टिंग। नेपाल का क्या होगा, राष्ट्रीय पंचायत। हाँ केशव, पीडीएफ आपको अपडेट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। न्यूजीलैंड का स्टेट जनरल, और मंगोलिया का खुरल, मालदीव का भी माजलिस, मलेशिया का माजलिस, लतविया का सैमा, जापान का डाइट, कुवैत का भी माजलिस, इजराइल का केमसेट, इटली का इटालियानो,
ठीक है, ईरान का भी माजिलिस, तो माजिलिस किन किन देशों का हो गया? ईरान, मलेशिया, अजरबैजान, मालदीव, ईरान, कुवैत, ओमान, उज्बेकिस्तान, इन सब के नाम जो है माजिलिस से ही स्टार्ट होते हैं। हाँ, सऊदी का भी है इसमें, सऊदी मैंने लिखा नहीं है, सऊदी अरेबिया का भी कुछ यही है, मैं सऊदी इसमें रह गया था, सऊदी भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 केस ठीक है, सऊदी का भी माजिलिस अल शूरा ही है, जैसे शूरा है ना, इसका भी माजिलिस अल शूरा। उसके बाद में आइसलैंड की एल्टिंग, इंडिया की संसद, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट, हंगरी की ओजरा, जर्मनी की बर्नस्टाइन, फ्रांस की कुछ नहीं है, डेनमार्क की फॉक्टिंग, इजिप्ट की पीपल्स असेंबली, चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीएस। यूए की कोई ऐसा खास नाम नहीं है यूए की असेंबली का, इसलिए मैंने कराया नहीं। भूटान की है पैसोंग पार्लियामेंट की, बांग्लादेश की जतिया पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ नहीं, अफगानिस्तान की हो गई शूरा। इस तरीके से ये सारे देशों के पार्लियामेंट के नाम है जो कि आपको याद होने चाहिए। वैसे पेपर में ऑप्शन आएगा तो आप निकाल लोगे आंसर, मुझे मालूम है, इसको रटने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, बाकी कुछ देशों का भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है अफगानिस्तान बैंक, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेंट्रल बैंक के जो नाम है ना वो बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि अपना इंडिया का क्या है, आरबीआई है, समझ गए? एक बार देख लेते हैं, कुछ भी पेपर में आएगा तो आप समझ सकते हो कौन से देश ने क्या बोला है। ए बी आरबीआई, जैसे आरबीआई है ना अपना, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, आरबीए, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश का बांग्लादेश बैंक, बेल्जियम का नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान का है दोस्तों रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। ठीक है, इसको आरएमए कहते हैं, आरएमए भी बोलते हैं लेकिन आरएमए भी बोलते हैं कई बार इसको। वैसे ही कनाडा का है बैंक ऑफ कनाडा, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। ठीक है, वैसे ही चाइना की बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपल आर्मी है ना वहाँ पे, तो हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टी में उनकी वही है, जिनपिंग की, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ये उनका नाम है। तो नॉर्मली आपको नाम के आगे कंट्री का नाम मिलेगा 99% कंट्रीज में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है याद करने के अंदर। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे के सारे बड़े सिंपल है। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो बैंक ऑफ फ्रांस हो गया, यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल यूरोपियन बैंक हो गया, आइसलैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड, इंडिया का आरबीआई हो गया, इसराइल का बैंक ऑफ इसराइल है, बैंक ऑफ जापान है, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक ऑफ मॉरिशस सीबीएम, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पार्लियामेंट के नाम पे बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। जल्दी से आंसर करो भाई, समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा जो कि आपको बहुत मुश्किल लगे कि भाई हाँ बहुत ही मुश्किल चीज हो गई कोई। ठीक है, हाँ गुंजन ने एक सवाल पूछा है कि सर गीता की कौन सी बुक है, कौन सी बुक पढ़े? देखो गीता अगर आपको पढ़नी है तो आप एक काम कर सकते हो, गोरखपुर प्रेस की किताब आती है, गोरखपुर प्रेस इसका पब्लिकेशन है, उनकी रामदास जी की आती है, ये वाली बुक पढ़ लेना, हिंदी के अंदर है प्रॉपर और बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर है, बहुत ही मोटी किताब है, 2-3 हजार 2000 पन्नों की किताब है, बहुत अच्छी किताब है वाली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में और उनके द्वारा पब्लिश करी गई ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि बताओ पेपर में ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, हवाला का जो पैसा होता है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो आप आंसर क्या करोगे? FATF। अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका जो है वो ग्रे लिस्ट में से निकला है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, समझ गए? FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, इसके बारे में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको सुबह 8 बजे वाले सेशन में। फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये आपसे पूछेंगे, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, देहरादून के अंदर इनका ऑफिस है, उनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया में फॉरेस्ट कितना है? 24 पॉइंट जो कुछ परसेंटेज है, 69% ऐसा कुछ, तो ये कौन बताता है? ये फॉरेस्ट सर्वे बताता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, जो टिक कर रहा है उसे वो याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आइए यही देखता है, पता नहीं बात, वियना में हेडक्वार्टर इसका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कौन पब्लिश करता है? IBRD, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? 2 बैंकों से मिलकर बना है, एक तो IBRD और दूसरा कौन सा है? IDA। तो IBRD की अगर मैं बात करूं तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि पब्लिश करी जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, हंगर इंडेक्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अभी भारत की रैंकिंग क्या थी? 102, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वर्क रिपोर्ट, वेज रिपोर्ट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पेपर में पूछते हैं। IMF के द्वारा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर। ठीक है, तो IMF के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन की बात करें तो ये है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा के ऊपर जो काम करती है ना, बौद्धिक संपदा के ऊपर, उसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। एनर्जी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपेक नहीं है, ऑयल। हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत की रैंक क्या थी? 140 थी, दुनिया में बड़ा दुखी है भारत,
और इसके अंदर मैं बात करूँ किसके द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको पब्लिश करी जाती है, SDSN। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, करप्शन में भारत का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, बर्लिन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और भारत की रैंक है 78 2019 की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एक्शन ऑफ एयर क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया गया, नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिटीज रिपोर्ट जिसके अंदर यूएन हैबिटेट जो है उसके द्वारा इसकी, डीसी का फुल फॉर्म वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएन हैबिटेट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों रेगुलर रिसोर्सेज, वो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये यूएनओडीसी के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है। एक बच्चा इतनी से पूछ रहा है टीसीएस क्या है, इसकी बड़ी समस्या है जीवन के अंदर, बहुत दुखी है, टीसीएस क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है बच्चा, ये बता दो इसको टीसीएस क्या होता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, टूरिज्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कंपैरेटिव रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान है, ये भी आसान है। तो ये सारे के सारी आपकी रिपोर्ट थी जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। हाँ, क्लास एंड होने के बाद में ऑफलाइन क्लासेस रहेगी राहुल, जब तक आपके पास मैम सब्सक्रिप्शन है हमेशा रहेगी। हवाला पैसा नहीं होता, आपने इलीगली इंडिया से अमेरिका पैसा भिजवा दिया है ना, गलत तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर या ऑफलाइन से कोई भी तरीके से, उसको बोलते हैं हवाला का पैसा, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट है जो कि आपको ध्यान रखनी गाइस, और ये रिपोर्ट अगर आप ध्यान रख लोगे, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट के द्वारा, इनोवेशन जो है वो WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड आउटलुक की बात करें तो IMF के द्वारा, हैप्पीनेस की बात करें तो SDSN, और करप्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट। फिर है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई, हंगर जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई, साथ में ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग IFTF और फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी कुछ रिपोर्ट्स है जो कि आपको, ठीक है, आपको कवर करनी है, ठीक है ना। ये मतलब आप 2 या 3 बार भी रीडिंग करोगे ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी वाली से क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी, बर्लिन, PSU के अंदर जो घोटाले होते हैं उसके बारे में चेक करती है ना। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनी लॉन्ड्रिंग वाली कौन करता है, ATF करता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ वो ये कि अपने 2 टॉपिक और रह गए और कल अपनी क्लास है, कल सुबह 10 बजे अपनी क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास है ये कल वाली, ताकि मैं आपको 2 लास्ट टॉपिक जो है वो और करवा सकूँ, ठीक है। कल लास्ट क्लास होगी अपनी